अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जहांज़ेब अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक 3.2 पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले न्यूटन के लॉज को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम मैस और वेट का कंपैरिजन और फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं मैस और वेट का। तो ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना। पहले हम देख लेते हैं मैस क्या होता है। मैस को डिफाइन करते हैं। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। किसी भी बॉडी का मैस जो होता है वो क्या होता है कि उस बॉडी में उस कितना मैटर है, कितना मैटर मौजूद है। मैटर से क्या मुराद है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा मैस कितना है। लेट्स से मेरा मैस है 70 kg। तो वो 70 kg मैस से क्या मुराद है कि मेरी बॉडी में कितना मैटर मौजूद है। मैटर में क्या आ जाएगा, मैटर में मेरी बॉडी के तमाम जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अज़ा हैं, वो तमाम के तमाम आ जाएंगे। उन सब को मिला लें तो दैट इज़ द मैटर पोजेस्ड बाय माय बॉडी। तो फिर इसका जो वो मैटर है वो सारे का सारा इसका मैस कहलाएगा। ठीक है, तो मैस की डेफिनेशन आपने पिक कर ली होगी कि मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। एनी बॉडी, कोई भी चीज़ आपको जो आप देखते हो, चेयर पड़ी हुई है, टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ देयर जो कि आपको नज़र आ रहा है, वो उसका मैस जो है वो उसका मैटर जितना उसने पोजेस किया हुआ, जितना उसके अंदर मैटर मौजूद है, वो सब का सब उसका मैस होगा। और मैस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम इसको वेट से डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, हमें इनका डिफरेंस समझ आ जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले, मैस इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी। मैस एक स्केलर क्वान्टिटी है, इसकी किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मैस जो है वो हर जगह पर सेम रहता है। अगर आपका मैस है फॉर एग्जांपल 50 kg, तो आप कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ अर्थ पर मौजूद हो, आप अर्थ से मून पर चले जाओ, आप किसी स्पेसशिप में बैठो और मून पर चले जाओ, ठीक है, या किसी और जो आपको प्लेनेट अच्छा लगता है वहाँ चले जाओ, तो आपका मैस वहाँ भी इतना ही रहेगा। मैस पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैस इज़ सेम एवरीवेयर। इफ़ यू आर 50 kg ऑन अर्थ, you are 50 kg on moon, you are 50 kg on mercury or anywhere. It is measured by using beam balance. मैस को हम मेजर किस तरह करते हैं, इसके लिए हम बीम बैलेंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तराजू में आमतौर पर ये फेरी वाले फिर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास तराजू होता है, दैट इज़ बीम बैलेंस। और उसमें किस तरह हम किसी भी चीज़ का मैस मेजर करते हैं, उसका जो एक पलड़ा होता है, जो एक हिस्सा होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक वेट जो है वो रखा होता है। पत्थर आप देखते हो 1 kg का, 2 kg का, ठीक है, वो स्पेसिफिक वेट एक तरफ रख देते हैं, और दूसरी तरफ जिस चीज़ का मैस मेजर करना है उसको दूसरे पलड़े में रख देते हैं। तो वो उनको जब हम बैलेंस करते हैं, जिस पॉइंट पर वो बैलेंस हो जाए, तो वो हमारे पास इजीली उसका मैस मेजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई सेब वाला है, या आप दुकान पर गए हैं, वहाँ चीनी लेने गए हैं, ठीक है, तो उसका मैस इसी तरह मेजर किया जाता है कि एक तरफ स्पेसिफिक वेट रख दिया जाता है पत्थर, और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जिसका आपने मैस मेजर करना है। इसको हम मेजर किस में करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है मैस का, इट्स ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम। हम मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं, दैट इज़ इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा हम इसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, हम इसको मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बट इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेट की। वेट को पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ वेट? वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, जितना उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर आपका मैस है 50 kg, वो तो आपका मैस है, वो आपका वेट नहीं है। आमतौर पर ये कन्फ्यूजन होती है, आप ये बोल देते हो कि इस चीज़ का वेट इतना है, इस चीज़ का वेट इतना है, हालांकि आप वो बता मैस रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा दोस्त है और इसका वेट है 45 kg। वो आप उसका वेट नहीं बता रहे, वो आप मैस बता रहे हो। 45 kg, kg किसका यूनिट है? मैस का यूनिट है, किलोग्राम मैस का यूनिट है, वो मैस बता रहे होते हो। वेट इज़ समथिंग एल्स। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन यू, कि आप पर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, लेट्स से आप अर्थ पर खड़े हो, तो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो जितनी फोर्स आप पर लग रही है, दैट इज़ योर वेट। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वही उसका वेट है। एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स पर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो उसका वेट है, ठीक है। इस तरह कोई बुक पड़ी हुई है टेबल पर, उस बुक का वेट कितना है, जितना उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही तो उसका वेट 0 होगा।
फॉर एग्जांपल स्पेस में चले गए हो आप, अब स्पेस में तो अर्थ जो है वो चीज़ों पर फोर्स नहीं लगा रही होती, तो स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप ही स्पेस में चले गए हो स्पेसशिप के थ्रू, तो वहाँ आप वेटलेस हो जाओगे, आपका वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैस वहाँ भी उतना ही होगा जितना आपका ज़मीन पर है, ठीक है। तो वेट को हमने डिफाइन कर लिया सिंपल कि इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडीज़। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक मेन डिफरेंस आ रहा है मैस और वेट में कि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। और आमतौर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम जो ज़मीन पर मौजूद हैं, आप हैं, आपका दोस्त है, कुर्सी पड़ी हुई है, टेबल पड़ा हुआ है, डेस्क पड़ा हुआ है, एनीथिंग, उसका जो वेट है उसकी डायरेक्शन किधर को होगी? टूवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को खींच रही है, तो वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? ज़मीन की तरफ, ठीक है। ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर का जितना भी वेट है उस वेट की डायरेक्शन क्या होगी? उस वेट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बिल्कुल नीचे को होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इट मे वेरीज विथ प्लेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो वेट है ये एक सा नहीं रहता। मैस के बारे में हमने वहाँ बात की कि इट रिमेन सेम एवरीवेयर, मैस हर जगह पर सेम रहता है, लेकिन वेट हर जगह पर सेम नहीं रहता, वेट वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वेट को हमने डिफाइन किया, इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं भी यहाँ अर्थ पर मौजूद हूँ, ठीक है, तो मेरा वेट वो है जो अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स से, दैट इज़ माई वेट। अगर मैं मून पर चला जाता हूँ तो मून जो है वो उतनी फोर्स से मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा जितनी फोर्स से अर्थ खींच रही है। मून जो है उसकी ग्रेविटी की फोर्स जो है वो कम है अर्थ की निस्बत, तो वहाँ मेरा वेट भी कम होगा, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए अगर आप प्लेस चेंज कर रहे हो तो उस हिसाब से फिर वेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। जिस तरह हम मैस को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, इसी तरह वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, किस में मेजर कर रहे होते हैं? इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। वेट का SI यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस भी आपको न्यूटन्स में बताएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितने न्यूटन्स है। अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होगा कि न्यूटन तो हमने यूनिट पढ़ा है फोर्स का, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, वहाँ हमने फोर्स की टर्म पढ़ी और वहाँ हमने कहा न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फिर यहाँ हम वेट का यूनिट भी न्यूटन लिख रहे हैं, तो बेसिकली वेट इज़ आल्सो अ फोर्स। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में यही तो बात की है कि वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, तो ये फोर्स ही है वेट, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। रिलेशन बिटवीन मैस एंड वेट इज़, अच्छा, अब मैस और जो वेट है इसको हमने इसका कंपैरिजन कर लिया है, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपेयर करें मैस और वेट को, तो आप इस तरह से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, या डिफरेंशिएट वो कहते हैं करें मैस और वेट को, तो आप इसी तरीके से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका एक रिलेशन भी है जो मैस और वेट को आपस में कंपेयर करता है, दैट इज़ W इज इक्वल टू mg। दिस इज स्मॉल w रिप्रेजेंट्स वेट, M represents mass and G represents gravitational acceleration। ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी। G is the gravitational acceleration, जो हमारी अर्थ है इसके करीब करीब अगर हम रहें, ज़्यादा ऊपर ना जाएं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू कितनी पड़ती है? 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसके बाद हम एक और जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आने का चांस बन सकता है इसका, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट करें, तो किस तरह हम रिलेट करते हैं फोर्स और मोमेंटम को? लेट्स सी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी तरफ जाएंगे। Consider a body of mass m moving with initial velocity vi। सपोज कर लें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vi, ठीक है। कोई भी चीज़ है, एक बाइक है और वो मूव कर रहा है और उसका मैस जो है वो m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vi, ठीक है, जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। इफ़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन दी बॉडी, अगर हम उस बॉडी पर फोर्स लगाएं, अगर बाइक है तो बाइक पर अगर हम फोर्स लगा दें बाय एक्सेलरेटिंग इट और सम पर्सन पुशेज इट,
फोर्स लगा देते हैं किसी भी तरीके से, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो हम जब ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। If a force F acts on the body, then it produces an acceleration A in it. तो this changes the velocity of the body and it becomes Vf. वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी को चेंज कर देगा। पहले वो वेलोसिटी vi थी, लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर। जब हमने उसको पुश किया या उसको एक्सेलरेट किया किसी भी फोर्स से, तो अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेट्स से 20 से कितनी होगी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर टाइम t, जाहिर सी बात है वेलोसिटी में सडन चेंज नहीं आएगा। अगर पहले वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर पर आवर होने में उसको कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। जिस तरह आप बाइक पर बैठे हो या कार में मौजूद हो, तो आपने उसकी जब वेलोसिटी को चेंज करना है, वेलोसिटी बढ़ानी है, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने इंक्रीज़ करना होता है। तो यहाँ जो टाइम लगा है वेलोसिटी के चेंज होने में, vi से vf, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होने में, उस टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय vi, force is represented by f, acceleration is represented by a, final velocity is represented by vf and time is represented by t। ये सारी रिप्रेजेंटेशंस जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये हमारे पास यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज होनी है। If pi and pf be the initial momentum and final momentum of the body, अब यहाँ हम क्योंकि हमने फोर्स को मोमेंटम से रिलेट करना है तो यहाँ मोमेंटम की बात कर लेते हैं। हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ रखी है। मोमेंटम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो उस फार्मूला को हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम कैपिटल P से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम को कैपिटल PI से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल मोमेंटम को PF से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देन फिर हम फार्मूलाज लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम के लिए भी इस बॉडी के और फाइनल मोमेंटम के लिए भी। इनिशियल मोमेंटम जब उसकी वेलोसिटी vi थी उस वक्त उसका मोमेंटम क्या होगा, pi इज इक्वल टू mvi। यहाँ p के साथ भी सबस्क्रिप्ट i लगा देंगे और यहाँ v के साथ भी सबस्क्रिप्ट क्या लगा देंगे, i लगा देंगे। सिमिलरली जब वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी की तो अब उसका जो मोमेंटम है उसको हम pf से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे, vf, फाइनल वेलोसिटी लेंगे। अब हमने इसको मोमेंटम की मदद से रिलेट करना है फोर्स के साथ, तो ये छोटी सी डेरिवेशन है जो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया है उसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियली उसका जो मोमेंटम था और वेलोसिटी चेंज होने के बाद फाइनल मोमेंटम है, उनको आपस में क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को हम pf से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम को pi से, तो pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf, दैट इज फाइनल मोमेंटम, माइनस mvi, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो हम टाइम से दोनों तरफ इस टर्म को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग इट, इसकी जो राइट साइड है यहाँ से देखो, यहाँ भी m आ रहा है vf के साथ भी और vi के साथ भी m आ रहा है, तो इस m को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम राइट साइड से मैस को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो बाकी हमारे पास टर्म क्या बचेगी, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। मैस क्या आ गया, कॉमन। अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हम vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम की जगह जो यहाँ ब्रैकेट में टर्म मौजूद है इसको एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, ma उसकी जगह आ गया। फिर अब आपने ये भी पढ़ रखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, न्यूटन सेकंड लॉ का, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ हमारे पास मैस और एक्सेलरेशन का ही प्रोडक्ट आ रहा है, दिस इज बेसिकली फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हम इसको फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया जिसमें हमारे पास फोर्स और मोमेंटम को हमने आपस में क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है। दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप डेरिवेशन करें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या सिंपल फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करें, तो फिर आप ये सारी डेरिवेशन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप
आपको ये सारी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप जस्ट इसको डिफ़ाइन कर देंगे। डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है तो फिर आपने किस तरह डिफ़ाइन करना है। यहाँ देखिएगा इसकी डेफिनेशन मौजूद है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जिस तरह हमने ऊपर थ्योरी में भी लिखा कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और वो किसकी इक्वल होगी, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, जो कि हमारे पास एंड रिजल्ट आया है। ये देखो पी एफ माइनस पी आई क्या है, मोमेंटम में चेंज है, टाइम से क्या हो रहा है डिवाइड, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू दी फोर्स। कौन सी फोर्स, जिससे एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। तो आप इस तरह इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है फिर आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, उसके बाद ये सारी थ्योरी लिखनी है एंड देन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है। डेफिनेशन आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो और एंड पर भी लिख सकते हो, दोनों जगह पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आज दो जो हैं टॉपिक्स डिस्कस किए 3.2 टॉपिक से रेलेवेंट।